नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान के एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वस्त्रों की परिसज्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्त्र निर्माण में कताई व बुनाई की प्रक्रिया के पश्चात तैयार वस्त्र काम लेने योग्य नहीं होता है। मौलिक स्वरूप में वस्त्र बाजार में बिकने योग्य भी नहीं होता है। मशीन से गुजर कर तथा धूल मिट्टी के संपर्क में आने से वह गंदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त बुनाई के पश्चात वस्त्र के ताने व बाने एक समान ढीली अवस्था में होते हैं। वस्त्र पर परिसज्जा व परिष्कृति कर एक नवीन आकर्षक रूप दिया जाता है। बाजार में मूल्य एवं उपयोगिता को बढ़ाने के लिए वस्त्र की रूपरेखा, चमक और मुलायम स्वरूप दिया जाता है। परिसज्जा की परिभाषा: वस्त्रों को बुनाई के पश्चात दी जाने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्त्र की बाह्य स्वरूप परिवर्तित होता है, स्पर्श करना उत्तम रहे तथा वस्त्र की कार्यात्मकता में वृद्धि होती है, उसे ही हम परिसज्जा कहते हैं। आइए परिसज्जा को निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमें जो तंतु है उसके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं की जानकारी होना आवश्यक है कि इस पर किस प्रकार की परिष्कृति सूट करेगी। तंतु की संरचना, संगठन, बनावट, तान्यता, प्रतिस्कंदता आदि गुणों से परिसज्जा प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त तंतु किस प्रकार के ताप, जल एवं यांत्रिक गति से प्रभावित होते हैं, इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि परिसज्जा की मात्रा एवं प्रकार, तंतु की सूत की बुनाई विधि सूट बनाने की प्रक्रिया को से प्रभावित होते हैं। साधारण ऐंठन या प्लाई से निर्मित सूत से परिसज्जा निर्धारित होती है। तीसरा पॉइंट है कि जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में सादी, सैटन या अन्य बुनाई निटिंग परिसज्जा प्रभावित करती है। किस प्रकार लेस नाजुक व कोमल होती है और सरलता से आकार खो देती है। परिसज्जा के द्वारा क्या इसे सख्त बनाया जा सकता है, तो हमें इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। वस्त्र का उपयोग किस रूप में किया जाएगा, अर्थात प्रयोजन, अवसर, मौसम आदि के आधार पर भी हम परिसज्जा देते हैं। बुकरम या अस्तर के वस्त्रों का गुणांक कम होता है, परंतु कड़ापन अधिक होता है, जिससे वस्त्र को आकार देना सरल होता है। वस्त्रों पर होने वाली परिष्कृतियाँ आधारभूत होती हैं तथा सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। वस्त्र को सीधा खींचना, वस्त्र पर कड़ापन लाना, सफ़ेदी लाना, सतह पर लगे अतिरिक्त रोएं व गांठे को काट कर चलाना या सतह को साफ करना, कोमलता प्रदान करना, नयापन, चमक लाना आदि सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए आवश्यक परिसज्जाएं होती हैं। परिसज्जा के द्वारा ही वस्त्रों की बनावट में भी परिवर्तन या सुधार लाया जा सकता है, जैसे वस्त्रों में उभार लाकर डिजाइन डालना, चमक लाना, रोएं उठाना जैसी प्रक्रिया को वस्त्र पर उपयोग कर उस आकर्षण और विविधता उत्पन्न होती है। कुछ परिसज्जाएं कार्यात्मक में वृद्धि करती है, जिससे वस्त्र के जिस प्रयोजन के लिए काम में लिया जाता है उसके अनुरूप हमें परिसज्जा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर रिपेलेंट या जल भेद्य परिसज्जा, अग्नि अवरोधक परिसज्जा, फफूंद से प्रतिरक्षण संबंधी परिसज्जा आदि हमारी एक्चुअली कार्यात्मक या फंक्शनल परिसज्जाओं के अंतर्गत आती है। परिसज्जाओं को हम निम्न उद्देश्य के लिए करते हैं। पहला, बाह्य वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारने के लिए, अर्थात उस वस्त्र के में चमक और आकर्षण जो कम होता है उसे उठाने के लिए। साथ ही वस्त्र पर हुए छोटे धागे, गांठे ढीले रह जाते हैं, उस सतह को चिकनी, कोमल, साफ बनाना आवश्यक होता है। प्राकृतिक अशुद्धियाँ, धूल, गंदगी आदि चिपकी रहती है, अतः
उसको साफ करने के लिए हम परिसज्जा करते हैं। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है उपयोगिता में वृद्धि करना, अधिक टिकाऊ बनाना, वस्त्रों को मजबूत, कोमल और चमकदार बनाने के लिए। ढीला वस्त्र बेजान सा दिखता है और कटाई के दौरान उसकी पोशाक की फिटिंग्स जो होती है वह सही ढंग से नहीं आती है, अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई को समान बनाना, जिससे ताने और बाने के सूत 90 डिग्री के कोण बनाते हो, अधिक उपयोगी माना जाता है। और जिस प्रयोजन के लिए काम में हमें वस्त्र लेना है उस प्रयोजन हेतु हम परिसज्जा कर उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। वस्त्र की कार्यात्मकता में वृद्धि करना अर्थात फंक्शनल प्रॉपर्टीज, जो वस्त्र के अंदर निहित गुण तो नहीं है, परंतु यदि हम वस्त्र का उपयोग करते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी या उसकी कार्यात्मकता बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अग्निशमन जो बनाते हैं वस्त्र, तो उन वस्त्रों से एक्चुअली हम अग्नि अवरोधक वस्त्र या आग के पास जाएं तो वस्त्रों पर आग नहीं लगती, तो इस प्रकार की हम फिनिशेस करते हैं। इसी तरह से मॉथ फिनिशेस सूक्ष्म जीवों से कीड़े फफूंद आदि से बचाव के लिए परिसज्जा, सिकुड़न अवरोधक गुण होने से वस्त्र जो होते हैं वे सिकुड़ते नहीं हैं, तो इससे इनकी वस्त्र की जो फंक्शनैलिटी है अर्थात कार्यात्मकता है वह बढ़ जाती है और इस प्रकार हम फिनिशेस करते हैं। वस्त्रों का रखरखाव करना सरल हो जाता है। वॉश एंड वेयर एक्चुअली हमारे श्रम और व्यय धन दोनों का जो वेस्ट होता है, यदि वस्त्र सही ढंग से परिसज्जा नहीं करी जाएंगी तो हमें बहुत अधिक श्रम और बहुत अधिक समय वस्त्रों की देखभाल में लगाना पड़ेगा। धोया और सुखाया ऐसे परिष्कृति उपयोगी सिद्ध होती है। दाग धब्बे या मिट्टी अवरोधक परिसज्जा वस्त्र को गंदा या धब्बा लगने से रोकती है, जिससे वस्त्र की जो केयर करना होता है वह आसान हो जाती है। वस्त्रों की बनावट की मांग के अनुसार परिवर्तित करना अर्थात जो वस्त्र में उपभोक्ताओं की जो मांग है उसके अनुसार, फैशन के अनुसार हम वस्त्र में परिसज्जा करके और फॉर एग्जाम्पल चाइना सिल्क का प्रचलन बढ़ा, तो वह एक प्रकार का रेशम का सिल्क जो कि क्रेप का है, रोएदार वस्त्रों का चलन की मांग बढ़ी है। वस्त्र पर परिसज्जा और वस्त्र के निर्माण में हम इस प्रकार परिवर्तन कर एक्चुअली हम जो हमारी कस्टमर्स की मांग है या जो कंज्यूमर्स की मांग है उसके अनुसार वस्त्र को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि वस्त्रों में भिन्नता लाने के लिए, वस्त्रों में भिन्नता अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 या 3 बुनाई को सम्मिलित रूप से उपयोग करना और इस प्रकार एक ही वस्त्र के अंदर हम कई प्रकार की भिन्नता लाते हैं। जैसे कई वस्त्रों में नैपिंग या रोए उठाना देने से कोमलता और नवीनता आ जाती है। स्टार्च और ग्लेज या चमक लाने को परिसज्जा से वस्त्र एकदम चमकदार और सख्त हो जाता है। नक्काशी या एम्बॉस विधि द्वारा नए डिजाइन उभारे जाते हैं तथा वस्त्रों के अंदर भिन्नता लाई जाती है। तो एक ही वस्त्र के अंदर हम कई प्रकार की परिसज्जाएं कर उस वस्त्र के अंदर विभिन्न डिजाइन्स बनाकर हम एक्चुअली कंज्यूमर्स के समक्ष कई वैरायटीज ऑफ क्लोथ्स रख सकते हैं। घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना, कई बार हम देखते हैं कि बुनाई जो होती है वह सघन नहीं होती है या स्टार्च, तो उसे हम स्टार्च के द्वारा कड़ा कर देते हैं और छुपा देते हैं। इसी प्रकार सतह की बुनाई में कमी छिपाने के लिए परिसज्जा के द्वारा छुपा दी जाती है। रंगाई व छपाई भी कई बार हमारे जो घटिया किस्म के वस्त्र होते हैं उनके दोषों को छुपाने में भी मुख्य भूमिका निभाती है। तो हम देखते हैं कि जो फिनिशेस हम करते हैं वह वस्त्र की बाह्य परिसज्जा में परिवर्तित लाने के हेतु, उसकी उपयोगिता में वृद्धि लाने हेतु, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने हेतु, फिर
कंज्यूमर्स की डिमांड के ऊपर जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग नए नए वस्त्रों का निर्माण करने के लिए, वस्त्रों में विभिन्नता लाने के लिए और घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए हम परिसज्जाओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि परिसज्जा के प्रकार। परिसज्जा यूजुअली हम देखते हैं कि परिष्कृतियाँ कई प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। एक होती है भौतिक और दूसरी होती है रासायनिक। एक जो क्लासिफिकेशन हम दे सकते हैं वह है गीली और सूखी विधि। तीसरा है स्थायी और अस्थायी परिसज्जा। चौथा बाह्य स्वरूप तथा कार्यात्मक परिसज्जा। तो हम देखते हैं कि बेसिकली हम 3 या 2 भागों के अंदर हमारी परिसज्जाओं को विभाजित कर सकते हैं। एक भौतिक परिसज्जा जिससे कि वस्त्र के बाह्य स्वरूप के अंदर परिवर्तन लाया जाता है, और दूसरा है मैकेनिकल या यांत्रिक परिसज्जाएं। एक आता है आपका रासायनिक परिसज्जाएं, अर्थात वस्त्रों को विभिन्न रसायनों के द्वारा ट्रीट किया जाता है जिससे उनकी गुणवत्ता में चेंजेस आते हैं। दूसरा मैकेनिकल, अर्थात मशीन्स का उपयोग किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की मशीनरी को उपयोग करके और वस्त्र में परिसज्जा करी जाती है। आइए अब हम उसके एक्चुअली जो क्वालिटीज़ है उसके आधार पर जो विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती है उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी आधारभूत परिसज्जाएं, जो कि अधिकांश कप वस्त्रों के अंतर्गत की जा सकती है। और ये सज्जाएं यूजुअली जो बेसिक फिनिशेस हैं हर प्रकार के वस्त्र के लिए अनिवार्य होती है। इसमें सबसे पहली परिसज्जा आती है आपकी ब्लीचिंग परिसज्जा। ब्लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र को सफ़ेद बनाया जाता है। इस हेतु एक्चुअली जो ब्लीचर्स यूज़ किए जाते हैं और मानवकृत तंतुओं को सफ़ेद बनाने के लिए स्पिनरेट्स से जब धागा निकाला जाता है तभी वहाँ पर ब्लीचिंग केमिकल्स मिला दिए जाते हैं और जो रेशा तैयार किया जाता है वो मानव निर्मित धागा जो होता है वह ब्लीच होकर ही बाहर आता है। लिनन वस्त्रों में सफ़ेदी में विविधता रखी जाती है तथा उपयोग के आधार पर ब्लीच किया जाता है। ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों को ब्लीच यूजुअली कम किया जाता है, परंतु फिर भी इनमें विभिन्न प्रकार के शेड्स लाने के लिए ब्लीचेस की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम माइल्ड ब्लीचेस का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकारक जैसे क्लोरीन या सोडियम विरंजक या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ब्लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। विरंजक का उपयोग वस्त्र की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। ऊनी तथा जो प्रोटीन रिच फाइबर्स होते हैं उनमें हम रिड्यूसिंग ब्लीचेस काम में लेते हैं, परंतु इसका असर कुछ समय तक के लिए ही रहता है। पुनः एक्चुअली जो रिड्यूसिंग ब्लीचेस होते हैं उनके द्वारा जो वस्त्र होते हैं वे शीघ्र वापस अपना जो चमक और ग्लो होता है वो खो देते हैं। दृष्टीय ऑप्टिकल ब्लीचेस का उपयोग सफ़ेद वस्त्रों पर किया जाता है। इसमें रसायन वास्तव में ब्लीच नहीं करते, लेकिन यह प्रकाश की किरणों के परावर्तन रिफ्लेक्शन को बदल देती है, जिससे इसमें नीला प्रकाश ही परावर्तित होता है। इस प्रक्रिया से सफ़ेदी का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इस प्रक्रिया में फ्लोरोसेंट रंगहीन रंजक का उपयोग किया जाता है जो अदृश्य पराबैंगनी को दिखने वाले प्रकाश में परावर्तित कर देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्लीचिंग एक प्रोसेस है जो रासायनिक केमिकल्स का उपयोग करके हम हमारे वस्त्र की सफ़ेदी को बढ़ाने के लिए हम इस फिनिश को उपयोग करते हैं। सेकंड आता है कड़ा करना, साइजिंग, अर्थात यह क्रिया अस्थायी होती है और रगड़ लगने या धुलाई के पश्चात ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। वस्त्रों को कड़ा या सख्त करने के लिए स्टार्च, जेलेटिन, शक्कर, वनस्पति गुण, केसीन, ग्लू, एल्ब्यूमिन, रेसिन
मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्रों की रचना में परिवर्तन लाने तथा सतह के दोषों को छुपाने के लिए तथा सतह के जो छिद्र होते हैं उन्हें बंद करने के लिए काम में आती है। सतह पर चिकनापन, कोमलता एवं चमक लाने के लिए हम साइजिंग की जो प्रक्रिया है वह करते हैं। साइजिंग का अर्थ होता है कड़ा करना या कलफ लगाना, एक तरह से जो हम आम भाषा में बोलते हैं। तीसरा है इसी के अंतर्गत आपकी सिंचरिंग। इस प्रक्रिया के तहत वस्त्र की सतह पर निकलने वाले रेशे रोए को जलाकर हटाया जाता है। इस कारण रोए की सतह अधिक खुरदरी, फीकी और रोएदार लगती है तथा परिसज्जा करने में बाधा उत्पन्न करती है। ऊनी तथा सूती वस्त्रों पर यह प्रक्रिया अधिक उपयोग में ली जाती है। सतह को चिकनी और चमकदार बनाने के लिए वस्त्र की जो सतह होती है उसमें एक फ्लेम लगाई जाती है और उस फ्लेम से उसकी सतह हॉट प्लेट जैसी फ्लेम होती है या हॉट प्लेट होती है। ऐसे में तंतु संवेदनशील, हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे पॉलिस्टर या मिश्रित टेरिकॉट्स जो होते हैं। वस्त्र रंगने के पश्चात ही सिंचरिंग प्रक्रिया की जाती है। मुख्य कारण यह है कि झुलसे हुए तंतु के सिरे गोल हो जाते हैं और रंग को अवशोषित नहीं करते। झुलसाने की प्रक्रिया रोए हटाने तथा वस्त्र की सतह को कोमल व चमकदार बनाने की उत्तम विधि है। नेक्स्ट आती है आपकी टेंटरिंग। टेंटरिंग प्रक्रिया में ताने व बाने के सूत एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए खींचे जाते हैं। इस प्रक्रिया में वस्त्र को खींचकर सही आकार दिया जाता है। इसे एक मशीन के दोनों सिरों पर पिन लगे होते हैं जिससे वस्त्र की सैल्वेज या किनारी को फंसा दिया जाता है। एक समान चौड़ाई देने के लिए वस्त्र पर गर्म भाप या अन्य परिसज्जा दी जाती है, जिसके पश्चात वस्त्र को ड्रायर से गुजारकर सुखा दिया जाता है। आजकल कई तंतु ताप सुनम्य होते हैं, इसी कारण ताप चिर स्थायित्व हीट सेट की प्रक्रिया साथ में संपन्न की जाती है। कई वस्त्रों को विरंजक, रंगाई व धुलाई प्रक्रिया टेंटरिंग मशीन पर वस्त्र को खींचकर रखने पर ही दी जाती है। इस प्रक्रिया से वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई को वांछित दिशा दी जाती है। तो आज हमने 4 प्रकार की जो बेसिक फिनिशेस है उनके बारे में पढ़ा। पहली बेसिक फिनिश थी हमारी कौन सी? ब्लीचिंग, अर्थात वस्त्र को सफ़ेदी लाना। दूसरा थी साइजिंग, अर्थात वस्त्र को कड़ा करना या वस्त्र को एक्चुअली सख्त बनाने के लिए हम यह फिनिश करते हैं। तीसरा झुलसना, अर्थात जो रेशे, सूक्ष्म रेशे रोए होते हैं उन्हें इस प्रक्रिया के तहत वस्त्र से जलाकर हटाना। चौथा आज हमने पढ़ा वह है टेंटरिंग। इस प्रक्रिया में ताने व बाने के सूत एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाकर खींचे जाते हैं। इस प्रकार जो वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई है उसको एक वांछित आकार देने के लिए हम टेंटरिंग की फिनिश करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।